मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और हम आ गए थे इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडोमिनेंट, ये हम पढ़ रहे थे। यानी कि पहले से ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडिया में प्रीडोमिनेंट थी, यानी कि उनका वर्चस्व था। और कैसे हुआ, हम आ गए थे यहाँ पे। हाउ डिड दिस हैपन, यह कैसे हुआ। दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि यह कुछ तो हुआ जो तकनीकी बदलाव की वजह से। हैंडीक्राफ्ट्स पीपल अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, जो कारीगर लोग थे उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई। इफ़ दैट हेल्प देम इम्प्रूव प्रोडक्शन विदाउट एक्सेसिव पुशिंग अप कॉस्ट, यदि उनके प्रोडक्शन में इम्प्रूव होते यानी कि उनका प्रोडक्शन बढ़ता है तो बगैर उनका कॉस्ट बढ़ाए। सो by the second decade of the 20th century, we find weavers using loom with the fly style। तो हमने देखा कि सेकंड डिकेड यानी कि दूसरे दशक में 20th सेंचुरी में वीवर क्या यूज़ करने लगे, लूम्स, यानी कि लूम जो मशीन है उसको यूज़ करने लगे, जिसे बोलते थे फ्लाई स्टल शटल। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, इससे क्या हुआ कि हर वर्कर की प्रोडक्टिविटी, इनका उत्पादन बढ़ गया। स्पीडेड ऑफ प्रोडक्शन, जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ा। एंड रिड्यूस लेबर डिमांड, जिससे कि श्रमिकों की डिमांड को कम किया गया। बाय 1941 ओवर 35% ऑफ हैंडलूम्स इन इंडिया वर लिफ्टेड विद द फ्लाई स्टाइल। यानी कि देखो 1941 तक आते आते 45% जो हैंडलूम है उनमें फ्लाई स्टाइल को यूज़ किया गया। इन रीजन्स लाइक ट्रावनकोर, और ट्रावनकोर जैसे मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल एंड प्रोपोर्शन वाज 70 to 80%। इन क्षेत्रों में तो 70 से 80% फ्लाई स्टल पावर लूम का यूज़ किया जाने लगा। देयर वर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशंस, वहाँ पे कुछ अन्य छोटे इनोवेशन भी थे दैट helped weavers improve their productivity and compete with the mill sector, जिससे कि वो वीवर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े और जिनसे वो अपने मिल सेक्टर में compete कर सके। Certain group of weavers were in better position than other to survive the competition with mill industry। और कुछ ग्रुप थे जो वीवर्स के, वो बेटर पोजीशन में यानी कि अच्छी पोजीशन में थे देन अदर टू सर्वाइव द कंपटीशन विद मिल इंडस्ट्री। बल्कि बहुत सारे क्या करते, मिल इंडस्ट्री से कंपटीशन करने के लिए सरवाइव कर रहे थे। अमंगेस्ट वीवर्स सम प्रोड्यूस कोर्स क्लॉथ वाइल अदर वो फाइनर क्लॉथ, और जो बुनकर थे उनमें से कुछ तो कोर्स क्लॉथ यानी कि मोटा कपड़े का प्रोडक्शन करते, वहीं कुछ कर रहे थे अच्छी क्वालिटी का कपड़े का उत्पादन करते। द कोर्सर क्लॉथ वाज ब्रॉड बाय द पुअर एंड इट डिमांड फ्लक्चुएटेड वायलेंटली। और जो कोर्सर क्लॉथ था यानी जो मोटा कपड़ा था, अच्छी किस्म का जो नहीं था, वो तो खरीदा जाता था किनके द्वारा, गरीब लोगों के द्वारा। इट डिमांड फ्लक्चुएटेड वायलेंटली, उसकी डिमांड में बड़ा ही उतार चढ़ाव आया। इन टाइम्स ऑफ बैड हार्वेस्ट एंड फाइमान, यानी कि जब भी कोई ऐसा समय होता जब फसल खराब हो जाती या अकाल पड़ता। When the rural poor had little to eat, जब गांव के गरीब लोगों के पास बहुत ही कम होता खाने के लिए। एंड देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, और उनकी कमाई है जो वो खत्म होगी। दे कुड नॉट पॉसिबली बाय क्लॉथ, तो वो संभव है कि वो कपड़े नहीं खरीद पाते थे। द डिमांड फॉर द फाइनल वैरायटी बोट बाय द वेल टू डू वाज मोर स्टेबल। वहीं दूसरी ओर जो अच्छी किस्म के जो कपड़े थे उनकी जो उनको खरीदा जाता था किनके द्वारा, वेल टू डू यानी कि अमीर लोगों के द्वारा, और वो हमेशा स्टेबल रहती थी यानी कि कम नहीं होती थी। लेकिन कोर्सर क्लॉथ की डिमांड है वो ऊपर नीचे होती रहती थी, फ्लक्चुएट होती रहती थी। द रिच कुड बाय दीज इवन व्हेन द पुअर स्टार्व्ड, अमीर लोग तो तब भी खरीद सकते थे कपड़े जब गरीब लोग मर रहे थे भूख से। फेमाइन डिड नॉट अफेक्ट द सेल ऑफ बनारसीज और बलूचरी साड़ीज, अकाल में बनारसी साड़ी और बलूचरी साड़ी की डिमांड में कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इनको अमीर लोग ही खरीदते थे। मोreover, as you have seen, mills could not imitate specialized weaves, और हमने ये भी देखा कि जो मील थे ना,
औरत और मेल थे जो वो इमिटेट नहीं कर पा रहे थे स्पेशलाइज वीव्स को, यानी कि अच्छी किस्म के जो कपड़े थे ऐसे कपड़े वो नहीं बना पा रहे थे। साड़ीज विद वोवन बॉर्डर्स और द फेमस लुंगी एंड हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ मद्रास कुड नॉट बी इजीली डिस्प्लेस बाय द मेल प्रोडक्शन। जो बॉर्डर पे बुनी हुई जो साड़ियाँ थी, लुंगी थी, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडकरचीफ्स थे, तो उनको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा था ये मेल प्रोडक्शन। Weavers and other craftspeople who continued to expand production through the 20th century did not necessarily prosper। वहीं जो वीवर्स थे और अदर क्राफ्ट पीपल थे who continue to expand production, जो कि लगातार प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रहे थे through the 20th century did not necessarily prosper, लेकिन वो उभर नहीं रहे थे, यानी कि उनकी समृद्धि इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। दे लिव्ड हार्ड लाइव्स, यानी कि वो बड़ा ही मुश्किल भरा जीवन जी रहे थे। वर्क लॉन्ग आवर्स, काफ़ी घंटों तक काम करते थे। वेरी ऑफन द इंटायर हाउस होल्ड इंक्लूडिंग ऑल द वीमेन एंड चिल्ड्रन, और अक्सर जो पूरा घर होता था जिसमें औरतें भी होती थी, चिल्ड्रन होते थे, बच्चे होते हैं, हैड टू वर्क एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, उनको अलग अलग स्टेजेस में काम करना पड़ रहा था प्रोडक्शन की प्रक्रिया में। बट दे वर नॉट सिंपली रेमनेंट ऑफ पास्ट टाइम्स इन द थिंग्स ऑफ फैक्ट्री, लेकिन वो सिंपली अवशेष नहीं रह गए थे पास्ट टाइम की फैक्ट्री है जिसके। देयर लाइफ एंड लेबर वाज इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन उनका जीवन और उनका जो श्रम था वो बहुत ही अभिन्न अंग था किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस का। ठीक है, तो इसमें न्यू वर्ड आया हमारे सामने शटल। फ्लाई शटल कहते हैं। इट इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस यूज टू वीविंग वूवन बाय मीन्स ऑफ रोप एंड पुलिस। इसमें क्या आता है, यह एक मशीनी डिवाइस है जिसमें वीविंग का यूज किया जाता था रोप और पुलिस से। इट प्लेसेस द हॉरिजेंटल थ्रेड, यह हॉरिजेंटल थ्रेड और इनटू द वर्टिकल थ्रेड, हॉरिजेंटल और वर्टिकल थ्रेड को क्या करता वो रैप करता था। द इन्वेंशन ऑफ द फ्लाई शटल मेड इट पॉसिबल टू वीवर ऑपरेट लार्ज रूम एंड वीव वाइड पीसेज ऑफ द क्लॉथ। इसमें क्या हुआ, एक तो काम आसान हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा वो कपड़े बनाने लगे वीवर्स। नेक्स्ट, मार्केट फॉर गुड्स, यानी कि बाजार वस्तुओं के लिए। वी हैव सीन हाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर अटेम्प्टेड टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट। हमने देखा कैसे जब ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे वो कोशिश कर रहे थे इंडियन मार्केट को टेक ओवर करने के लिए, यानी कि अपने कब्जे में लेने के लिए। एंड हाउ इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रेसिस्टेड कॉलोनियल कंट्रोल। और हमने देखा कैसे ये इंडियन वीवर, क्राफ्ट्समैन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उसका विरोध कर रहे थे कॉलोनियल कंट्रोल का। डिमांडेड टैरिफ प्रोटेक्शन, वो डिमांड कर रहे थे कि टैरिफ प्रोटेक्शन दी जाए, सुरक्षित की जाए उनकी टैक्स के द्वारा विदेशी वस्तुओं से। क्रिएटेड देयर ओन स्पेसीज एंड ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट, वो भी कर रहे थे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे, फैलाने की। बट व्हेन न्यू प्रोड्यूसर आर प्रोड्यूस पीपल हैव टू बी परsuaded टू बाय देम। जब नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है लोगों को समझाया जाता है, उनको मनाया जाता है उनको खरीदने के लिए। दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट, उनको फील कराया जाता है कि उस प्रोडक्ट को कैसे मैं भावनाओं में लेके आए। एंड हाउ वाज दिस डन, और यह कैसे किया गया विदेशियों के द्वारा, विदेशी कंपनियों के द्वारा। वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर आर क्रिएटेड इन थ्रू एडवर्टीजमेंट, एक तरीका तो यही है कि नए कंज्यूमर क्रिएट करने का जो आजकल भी बड़ा ही कॉमन तरीका है वो है एडवर्टीजमेंट, यानी कि प्रचार करना, मशीन विज्ञापन करना। एज यू नो एडवर्टीजमेंट मेक प्रोड्यूस अपीयरेंस डिजायरेबल नेसेसरी, जैसे कि आपको पता है जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, वो क्या हो जाता है, वो बड़ा ही डिजायरेबल होना चाहिए और आवश्यक होना चाहिए। दे ट्राई टू सेव द माइंड ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स, वे लोगों के दिमाग को सेव देना चाहते हो और उनके अंदर नई ज़रूरत पैदा करना चाहते हैं। टुडे वी लिव इन द वर्ल्ड वेयर एडवर्टीजमेंट सराउंड अस, अब ऐसे आज हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जैसे जिसमें चारों ओर हमारे सामने विज्ञापन ही विज्ञापन है।
दे अपीयर इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविजन स्क्रीन्स। वे हमें हर जगह पे दिखाई देती हैं। बट इफ़ वी लुक बैक इनटू द हिस्ट्री, यदि हम इतिहास में पीछे जाके देखते हैं तो वी फाइंड दैम दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, हम इंडस्ट्रियल एज की बिल्कुल शुरुआत में देखते हैं, एडवर्टीजमेंट हैज़ प्ले अ पार्ट इन एक्सपेंडिंग द मार्केट फॉर प्रोडक्ट। तो विज्ञापन ने उस समय पे भी मार्केट में प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने के लिए रोल अदा किया, एंड इन शेपिंग द न्यू कंज्यूमर कल्चर, और नए उपभोक्ताओं का कल्चर भी उन्होंने शेप किया। When मैनचेस्टर इंडस्ट्रियल बिगेन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया, जब मैनचेस्टर के जो उद्यमी थे वो जब इंडिया में अपना कपड़ा बेचने लगे, दे पुट लेबल्स ऑन द क्लॉथ बंडल्स, अब वो क्लॉथ बंडल्स पे लेबल लगाने पड़े लगे। द लेबल वाज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड नेम ऑफ द कंपनी फैमिलियर टू द बायर्स, और जो वो लेबल था वो कैसा होना चाहिए कि मैन्युफैक्चर कहाँ पे बना है उसका नाम होना चाहिए उसके अंदर, और कंपनी का नाम होना चाहिए, जिससे कि बायर फैमिलियर हो जाए, यानी कि उसके लिए वो जानकार हो जाए। द लेबल वाज ऑल्सो टू बी मार्क ऑफ क्वालिटी, और लेबल होता है क्वालिटी के मार्क का, जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं ना एडिडास, नाइकी, ये लेबल ही तो है। When buyers saw made in Manchester written in the bold on the label, जब खरीदार ये देखता कि मेड इन मैनचेस्टर रिटन इन बोल्ड ऑन द लेबल, दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग ए क्लॉथ, तो उनको ऐसा महसूस होता था, उनको कॉन्फिडेंस हो जाता था कि ये अच्छी क्वालिटी का ही होगा। जैसे आज के टाइम मेड इन चाइना लिखा हुआ आता है तो हमें ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट ही ऐसा होगा, है ना। बट लेबल डिड नॉट कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट, लेकिन लेबल के ऊपर किसी प्रकार के वर्ड्स और टेक्स्ट तो लिखे नहीं जाते थे। दे ऑल्सो कैरिड इमेजेस एंड वर वेरी ऑफन ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, उनके ऊपर तस्वीरें या पिक्चरें वगैरह लगा रखी थी जो कि बड़ी ज़्यादा इलस्ट्रेटेड होती थी, जो कि कुछ बताते हुए होती थी। इफ़ वी लुक एट दीज ओल्ड लेबल्स वी कैन हैव सम आइडिया ऑफ माइंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर, अगर हम इन पिक्चरों को देखेंगे तो इन लेबल्स को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि कुछ आइडिया मैन्युफैक्चरर का जो क्या था देयर कैलकुलेशंस एंड दे वे दे अपील टू द पीपल, उनके द्वारा जो अंदाजे लगाए गए थे और जो तरीका था लोगों को अपील करने का। इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दीज लेबल्स, तो अक्सर वो इन लेबल पे क्या लगाते थे, भारतीय देवी देवताओं की पिक्चरें लगाया करते थे इनके ऊपर। इट वॉज इफ द एसोसिएशन विद द गॉड गेव डिवाइन अप्रूवल टू द गुड्स बीइंग सोल्ड, इसका मतलब यही था कि भाई गॉड क्या दे रहा है, जो भगवान है वो अप्रूवल दे रहा, स्वीकृति दे रहा है कि इन कपड़ों को खरीदने की। द इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा और सरस्वती वाज इंटेंडेड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम ए फॉरेन लैंड अपीयर समवट फैमिलियर टू द इंडियन पीपल, और ये देखो इमेजेस है कृष्णा की और सरस्वती की, तो इसमें मैन्युफैक्चर ये दिखा रहा है कि जो फॉरेन लैंड क्या है वो भी इंडियन पीपल के लिए क्या है, बिल्कुल फैमिलियर है। बाय द लेट 19th century मैन्युफैक्चरर वर प्रिंटिंग कैलेंडर ऑन पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट, और 19th सेंचुरी के अंत तक मैन्युफैक्चर क्या करने लगे, कैलेंडर बनाने लगे जिसमें अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने के लिए। अनलाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, कैलेंडर वर यूज इवन बाय द पीपल हु कुड नॉट रीड, तो अब क्या हो गया कि न्यूज़पेपर मैगजीन वो लोग भी यूज़ करने लगे जो पढ़ भी नहीं सकते थे। दे वर हंग इन टी शॉप एंड इन पुअर पीपल्स होम जस्ट एज मच एज इन द ऑफिस एंड मिडिल क्लास अपार्टमेंट, अब वो गरीब लोगों के घरों में दुकानों पर भी टंगने लगे जैसे कि अमीरों के अपार्टमेंट्स में टंगते थे। एंड दोज हु हंग द कैलेंडर डिड हैड टू सी द एडवर्टीजमेंट, और जहाँ पे भी वो टांगे जाते थे तो उसमें एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती थी डे आफ्टर डे थ्रू द ईयर्स, और दिन के बाद दिन और पूरे साल। इन दीज कैलेंडर वंस अगेन वी सी द फिगर ऑफ गुड्स बीइंग यूज्ड टू सेल न्यू प्रोडक्ट, तो इन कैलेंडर हम देखते हैं कि कैसे जो फिगर ऑफ गॉड है वो यूज किए गए हैं इन प्रोडक्ट को बेचने के लिए। लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड, फिगर्स ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सोनेजेस और एम्परर एंड नवाब्स
अडोन एडवर्टीजमेंट एंड कैलेंडर्स, तो वो इनके ऊपर उनको लगाया जाता था कैलेंडर्स पे। द मैसेज वेरी ऑफन सीम्स टू से, और संदेश अक्सर यही दिया जाता था कि जैसे कि इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर, यदि आप रॉयल फिगर यानी कि राजाओं की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप रिस्पेक्ट करो इस प्रोडक्ट की। व्हेन द प्रोडक्ट वाज बीइंग यूज्ड बाय द किंग, जब प्रोडक्ट राजाओं के द्वारा यूज किया जा रहा है और प्रोड्यूस अंडर रॉयल कमांड, जब राजा के आदेश में हो रहा था, इट्स क्वालिटी कुड नॉट बी क्वेश्चन, तो इसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वाज क्लियर एंड लाउड, तो नेशनलिस्ट का मैसेज क्या था, बिल्कुल क्लियर था। इफ़ यू केयर फॉर द इंडियन देन बाय प्रोडक्ट दैट इंडियन प्रोड्यूस, तो वो कहते थे यदि आप इंडियन की केयर करते हो तो इंडियंस के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को ही खरीदो। एडवर्टीजमेंट बिकेम ए व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ द संदेश, और इस प्रकार जो ये एडवर्टीजमेंट था, विज्ञापन था, वो एक स्वदेशी मैसेज बन गया। ठीक है। कंक्लूजन, अब अंत में हम करते हैं इसका विश्लेषण क्या हुआ। Clearly, the age of industries has made major technological changes, growth of factories and making of new industrial labor force। तो देखो, यह स्पष्ट है कि जो औद्योगिक युग है, इसका मतलब यही है कि मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जिसके अंदर बहुत बड़े बदलाव आए, तकनीकी ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रियों का विकास हुआ, एंड मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स, और नई इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स बनी। हाउएवर एज यू हैव सीन, जैसा कि आप देखोगे, हैंड टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन रिमेन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। जो हाथों की तकनीक है और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहा किसका, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का। लुक अगेन एट फिगर 1-2, व्हाट वुड यू नाउ से ऑफ द इमेज दे प्रोजेक्टेड। आप फिगर 1-2 को दोबारा से देखो और इमेजिन करो कि ये क्या कहना चाहते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो ये सारे के सारे वो दिखा रखे हैं आपको इमेजेस। तो इस इमेजेस में आप देखना क्या क्या प्रोजेक्ट किया गया है। जो फर्स्ट इमेज, जो लेसन की जो फर्स्ट इमेज है, उसमें क्या दिखाया गया है। ठीक है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मैसेज दे रही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेसन हो गया आपका कंप्लीट। आज इसके क्वेश्चन भी डाल देंगे फिर आपको। ठीक है।